मेरा नाम सावित्री है। दिल्ली। मैं लाखों लोग रोज अपनी लग्जरी गाड़ी से कंपनी की ओर निकलते तो हमेशा एक ही रास्ते से गुजरते। उसी रास्ते पर एक सिग्नल आता था। वहां कई भिखारी खड़े रहते, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, और उन्हीं में एक जवान लड़की कुसुम भी थी, जो हर दिन कार के शीशे पर दस्तक देकर मदद मांगती। विक्रम का दिल नरम था। वो रोज अपनी जेब से पैसे निकालकर उस लड़की को दे देता। ये उसकी आदत बन गई थी, लेकिन मुझे ये बात खटकने लगी। मैं बार बार अपने पति से कहती, आप क्यों रोज रोज इस लड़की को पैसे देते हैं? हाथ पांव सलामत है, जवान है, मेहनत करके क्यों नहीं खाती? आपकी दी हुई भीख से ही इन लोगों का काम बढ़ रहा है। विक्रम मुस्कुराते हुए जवाब देता, सावित्री, तुम नहीं जानती, कोई भी शौक से भीख नहीं मांगता। मजबूरी होती है तभी इंसान हाथ फैलाता है। हमें क्या पता इसके पीछे कौन सी पीड़ा छुपी है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये सब लोग बस आलस में भीख मांगते हैं। मैंने तर्क दिया, अगर मुझे जीने के लिए भीख मांगनी पड़े तो मैं कभी नहीं मांगूंगी। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, सहारा नहीं ढूंढना चाहिए। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुम खुद किसी से जाकर पूछो। बात करोगी तो पता चलेगा कि सच क्या है। ये बात मेरे दिल को छू गई। पूरे दिन ऑफिस में काम करते हुए भी मेरा ध्यान उसी लड़की पर अटका रहा। शाम को जब हम दोनों वापस लौटे और उसी सिग्नल पर गाड़ी रुकी, तो मैंने ठान लिया कि आज मैं इस लड़की की सच्चाई जानकर रहूंगी। गाड़ी रोककर मैंने विक्रम से कहा, आज मैं साबित कर दूंगी कि इन लोगों की कोई मजबूरी नहीं होती। चलो देखते हैं ये लड़की असल में कहाँ रहती है और क्या करती है। विक्रम पहले तो मना करता रहा, पर मेरी जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। हम गाड़ी साइड में लगाकर पैदल उस भीख मांगने वाली लड़की के ठिकाने के बारे में जानकारी लेने निकल पड़े। कुछ भिखारियों से पूछताछ करने पर पता चला कि कुसुम पास की झुग्गी में रहती है और दिन भर भीख मांगने के बाद वहीं लौट जाती है। अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, विक्रम, आज की रात मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी जब तक इस लड़की की असली वजह न जान लूं। विक्रम मेरी आंखों में चमकती देखकर बस चुपचाप साथ चल पड़ा। हमने तय कर लिया कि हम उस लड़की की जिंदगी की सच्चाई जानकर रहेंगे। मैं और विक्रम अपनी कार लेकर उस झुग्गी बस्ती की ओर बढ़े जिसके बारे में हमें बताया गया था। गाड़ी जैसे जैसे तंग गलियों में घुसती गई, वैसे वैसे शहर की चमक दमक पीछे छूटने लगी और गरीबी की हकीकत सामने आती गई। टूटे फूटे घर, कीचड़ भरी पगडंडियां और जगज गए खेलते नंगे पांव बच्चे, सब कुछ देखकर मेरे कदम भारी हो रहे थे। बस्ती के एक बूढ़े आदमी से जब हमने उस लड़की कुसुम के बारे में पूछा, तो उसने बताया, बिटिया, वो तो पुल के नीचे मिल जाएगी। दिन भर भीख मांगती है और शाम को वहीं खाना बनाकर अपने अपने तरीके से गुजारा करती है। हम दोनों पति पत्नी उस दिशा में चल पड़े। शाम का धुंधलका फैल रहा था और हवा में धुएं की हल्की सी गंध थी। जैसे ही हम पुल के नीचे पहुंचे, सामने का नज़ारा देखकर हमारी आंखें ठिठक गईं। वहीं लड़की कुसुम बैठी थी, लेकिन उसके सामने थाली में खाना नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हे पर एक बड़े भगोने में दलिया जैसा कुछ पक रहा था। उसके चारों तरफ लगभग 20 से 25 आवारा कुत्ते बैठे थे। सब बड़ी तल्लीनता से उसका इंतजार कर रहे थे। कुसुम बारी बारी से उन बर्तनों से खाना निकालकर हर कुत्ते के सामने रख रही थी। जैसे ही कोई कुत्ता खाने लगता, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और संतोष दिखाई देता। मैं ये सब देखती रह गई। मेरे मन में सवालों की बाढ़ आ गई। ये लड़की तो खुद भूखी लगती है, फिर भीख मांगकर इन जानवरों को क्यों खिलाती है? विक्रम ने धीरे से कहा, देखा, मैं कहता था ना, कोई बिना वजह हाथ नहीं फैलाता। इस लड़की की मजबूरी शायद यही है। ये अपने लिए नहीं, इन बेजुबानों के लिए भीख मांगती है। मैं स्तब्ध थी। मैंने जिंदगी में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उसी समय वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहा था। मैंने जिज्ञासा से पूछा, बाबा, ये लड़की यहाँ कुत्तों को खाना क्यों खिलाती है? क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा, बेटियां ये किसी से ज्यादा बोलती नहीं, दिन भर भीख मांगती है और शाम को इन आवारा कुत्तों को खिला देती है। यही इसका सुख है, यही इसका जीवन है। जब ये सब पेट भरकर खा लेते हैं तो ये बड़ी तसल्ली से मुस्कुरा देती है। ये सुनकर मेरे दिल की कठोरता जैसे पिघलने लगी, लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल बाकी था। मैं सोच रही थी, एक जवान लड़की जो खुद भूखी लगती है, आखिर क्यों अपनी जिंदगी इस तरह गुजार रही है?
इसके पीछे कौन सा दर्द छुपा है। उस रात हम पति पत्नी चुपचाप घर लौट आए, लेकिन हमारी आंखों के सामने वही दृश्य बार बार घूमता रहा। पुल के नीचे बैठी कुसुम और उसके चारों ओर पेट भरते कुत्ते। अगले ही दिन मैं और विक्रम फिर उसी सिग्नल पर पहुंचे। गाड़ी रुकते ही कुसुम पास आई और हमेशा की तरह हाथ फैला दिया। इस बार विक्रम ने गाड़ी किनारे लगाई और हम दोनों बाहर उतर आए। मैंने नरमी से कहा, कुसुम, हमें तुमसे बात करनी है। बताओ, तुम इस तरह क्यों भीख मांगती हो? अपना सच हमें बता दो। लेकिन कुसुम मेरी बातों का कोई जवाब नहीं देती। उसकी आंखें खाली सी थीं और चेहरे पर एक अजीब सा डर। वो बस हाथ फैलाकर खड़ी रही। मुझे समझ आ गया कि ये लड़की किसी बड़े सदमे से गुजरी है। विक्रम ने धीरे से कहा, शायद इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। हमें इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसी समय हमने तय किया कि अब इसे ऐसे हाल में छोड़ना ठीक नहीं। हम कुसुम को पास ही एक मनोचिकित्सक डॉक्टर शेखर के पास ले गए। डॉक्टर ने गहराई से जांच की और बोले, लगता है इसे कोई बड़ा सदमा लगा है। इसी कारण ये गुमसुम रहती है और सामान्य ढंग से बात नहीं करती। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर दवाइयाँ और देखभाल मिलती रही तो 2-3 महीने में ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, इलाज का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। आपको जितने पैसे चाहिए होंगे हमें बता दीजिए, लेकिन इस बच्ची को ठीक कर दीजिए। विक्रम ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। हमने डॉक्टर से वादा किया कि हर दवा, हर जरूरत का इंतजाम भी करेंगे। इसके बाद कुसुम का इलाज शुरू हुआ। रोज उसकी दवाइयाँ दी जाती। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले जो चुप रहती थी, अब कभी कभी मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में अब डर की जगह उम्मीद झलकने लगी। 3 महीने ऐसे ही बीत गए। एक रात लगभग 10 बजे विक्रम के पास डॉक्टर शेखर का फोन आया। उनकी आवाज़ में खुशी थी। मिस्टर विक्रम, आपकी पेशेंट अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। अगर आप चाहे तो आकर उससे मिल सकते हैं। विक्रम ये खबर सुनकर खुशी से भर गया। उसने तुरंत मुझे बताया। मेरा चेहरा खिल उठा। मैंने कहा, विक्रम, अभी चलते हैं। मैं 3 महीने से उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। मुझे जानना है कि कुसुम आखिर क्यों इस हाल में पहुंची। विक्रम ने घड़ी देखी। रात के 10 बज रहे थे। उसने कहा, सुबह चलेंगे, अभी देर हो गई है। लेकिन मेरा मन कहाँ मानने वाला था। मैंने जिद की, नहीं, अभी चलेंगे। मैं चैन की नींद तभी सो पाऊंगी जब उसकी असली कहानी सुन लूंगी। आखिरकार हम उसी रात कार लेकर अस्पताल पहुंचे जैसे ही कुसुम ने हमें देखा। उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। वो शर्म से नजरें झुका लीं, जैसे याद कर रही हो कि ये वही लोग हैं जिनसे वो रोज भीख मांगा करती थीं। हमने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, अब तुम ठीक हो, हमें बताओ, तुम्हारी जिंदगी की असली कहानी क्या है। अस्पताल के कमरे में हल्की सी रोशनी थी। हम उसके सामने बैठे थे। कुसुम की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसके होंठ धीरे धीरे खुलने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम कुसुम है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता साधारण किसान थे। उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए शहर भेजा ताकि मैं अपनी जिंदगी संवार सकूं। कॉलेज में मेरी मुलाकात संजय नाम के एक लड़के से हुई। शुरू में दोस्ती हुई, फिर वो रिश्ता प्यार में बदल गया। मैं उसकी मोहब्बत में सब कुछ भूल गई, लेकिन जैसे ही घर वालों को हमारे रिश्ते का पता चला, उन्होंने मुझे कड़ाई से रोक दिया। कहा कि उस लड़के से कोई नाता मत रखना, पर मैं अड़ी रही क्योंकि मुझे लगा था कि यही मेरा जीवन साथी है। एक रात संजय ने मुझसे कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो घर छोड़ दो। मैं स्टेशन पर इंतजार करूंगा और हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। मैंने घर वालों की बातें अनसुनी कर दीं। आंसुओं के साथ अपने परिवार को छोड़ दिया और भागकर उसके पास चली आई। वो मुझे दिल्ली ले आया। कुछ दिन सब ठीक रहा। लगा कि मैंने सही फैसला लिया, लेकिन एक सुबह जब नींद खुली तो वो गायब था। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढती रही। न स्टेशन पर मिला, न बाजार में, न किसी दोस्त के पास। धीरे धीरे मुझे समझ आया, संजय मुझे धोखा देकर छोड़ गया है। ये कहते कहते कुसुम की आवाज भर आ गई। उसने आंचल से आंखें पोंछीं और आगे बोली, मेरे पास न घर रहा न सहारा। किराए के कमरे से भी मकान मालिक ने निकाल दिया। भूख लगी तो लोगों से खाना मांगना शुरू किया। शुरू में बहुत शर्माई, लेकिन मजबूरी के आगे सब टूट जाता है। एक दिन जब मैं किसी से रोटी मांग रही थी तो एक आवारा कुत्ता मेरे पीछे आ गया।
मैंने बची हुई रोटी उसे दे दी। जैसे ही उसने पेट भरकर पूंछ हिलाई, मेरे दिल को एक अजीब सी शांति मिली। मुझे लगा कि भले इंसानों ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन ये बेजुबान तो मुझसे प्यार जताते हैं। उस दिन से मैंने ठान लिया, अब चाहे जितना भीख मांगना पड़े, मैं इन कुत्तों का पेट भरूंगी। यही मेरा परिवार है, यही मेरी तसल्ली। कुसुम की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं और विक्रम भी भावुक हो उठे। दोनों की आंखें नम हो गईं। मैंने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुमने बहुत दर्द सहा है, लेकिन तुम्हारा दिल कितना पवित्र है। तुमने खुद भूखे रहकर भी जानवरों को खिलाया। कुसुम, तुम गिरी नहीं हो, बल्कि इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल हो। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें हमारी जिंदगी में एक नया घर मिलेगा। कुसुम ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर एक लंबे समय बाद सुकून की हल्की मुस्कान आई। कुसुम की दर्दनाक दास्तां सुनकर हमारा दिल पिघल गया। हमने वहीं तय कर लिया कि इस लड़की को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, कुसुम, अब तुम हमारे घर चलो, वहां तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। तुम हमें परिवार का हिस्सा मान सकती हो। शुरुआत में कुसुम हिचकिचाई, बोली, मैं आपके घर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, तुम बोझ नहीं हो, तुम बहन हो, हमारी जिम्मेदारी हो। कुछ ही दिनों बाद कुसुम हमारे घर आ गई। धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। वो घर के कामों में हाथ बंटा थी, मेरे साथ हर जगह रहती और विक्रम उसे अपनी बहन कहकर पुकारता। हमारी छोटी सी बेटी भी कुसुम से बहुत जुड़ गई। मैंने एक दिन उससे कहा, तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, अगर चाहो तो फिर से शुरू कर सकती हो। लेकिन कुसुम ने सिर हिलाया। अब मेरी सबसे बड़ी चाहत बस इतना है कि मैं किसी की सेवा कर सकूं। आप लोगों ने मुझे घर दिया, सम्मान दिया, यही काफी है। विक्रम ने सोचा कि कुसुम को अब एक नया सहारा चाहिए। उन्होंने अपने भरोसेमंद कर्मचारी आदित्य से उसकी शादी करवाई। आदित्य नेकदिल इंसान था। शादी के बाद दोनों ने मिलकर नया जीवन शुरू किया। विक्रम ने आदित्य को अपनी कंपनी में नौकरी भी दे दी। रक्षाबंधन के दिन कुसुम ने विक्रम की कलाई पर राखी बांधी, आंखों में आंसू लिए बोली, भैया, अब मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन एक बार अपने माँ बाप से मिलने का मन कर। विक्रम ने बिना देर किए कहा, तो फिर इस बार हम सब मिलकर तुम्हें तुम्हारे गांव ले चलेंगे। कुछ दिनों बाद विक्रम, आदित्य और मैं कुसुम को लेकर उसके गांव पहुंचे। बड़ी कार जैसे ही गांव के बीच में रुकी, लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब हैरान थे कि कुसुम अब इतने अच्छे हाल में लौट रही है। कुसुम ने जैसे ही अपने माता पिता को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहा निकले। वो दौड़कर उनके गले लग गई। माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको छोड़कर चली गई थी। माता पिता भी रो पड़े। उन्होंने कसकर अपनी बेटी को गले लगा लिया। बिटिया, तू लौट आई, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। गिले शिकवे सब भूल गए। गांव के लोग भी हैरान थे कि जिसे वो बर्बाद समझते थे, आज वही सम्मान और प्यार के साथ लौटी है। मैंने और विक्रम ने मन ही मन सोचा, सच में कभी कभी जिनको हम सबसे बेकार समझते हैं, वही इंसान सबसे बड़ा दिल लेकर जीते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की परिस्थितियों को समझना और अपने कदम सोच समझकर उठाना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। दोस्तों, अगर आप हमारी जगह होते तो क्या आप भी किसी भिखारी की सच्चाई जानने की कोशिश करते या फिर उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाते? और अगर आप कुसुम की जगह होते तो उस समय क्या करते? क्या भावनाओं में आकर घर छोड़ देते या हालात का सामना कर हिम्मत से सही फैसला लेते? दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें। कमेंट्स में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।